ये क्या है आपका भारतीय जनगणना है, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे जनगणना का पूरा इतिहास, भारत की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना, इसके अतिरिक्त उत्तर जनगणना संबंधी प्रमुख शब्दावली। सबसे पहले आप इसमें जो पढ़ेंगे जनसंख्या संबंधी प्रमुख शब्दावली। इस शब्दावली में क्या क्या आता है, लिंगानुपात क्या होता है, साक्षरता क्या होता है, जनसंख्या क्या होता है, TFR क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि के कारक कौन कौन से हैं, जनसंख्या वृद्धि से लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक क्या क्या है, सिक्रोनॉमिक्स एक नया वर्ड आया है एक जनसंख्या में जो बार बार इस समय एग्जाम में पूछ रहे हैं, सिक्रोनॉमिक्स क्या होता है, सिक्रोनॉमिक्स क्या होता है, जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है, क्या जनसंख्या सिर्फ नुकसानदायक है, जनसंख्या क्या लाभदायक नहीं है, ये पढ़ेंगे जनसांख्यिकीय लाभांश के अंतर्गत। कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं ये जानेंगे आप। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ये होता है। इस समय आप कोई भी एग्जाम देखेंगे तो जनसंख्या से थोड़ा सा इतर क्वेश्चन पूछ रहा है, यद्यपि ये आंकड़े जो एग्जाम में से एक क्वेश्चन आपके आंकड़े से आते बाबू और एक क्वेश्चन आपके सिद्धांत से आते जो जनसंख्या संबंधी शब्दावली है। ये जो आप यहाँ आंकड़े देख रहे हैं जो अलग से लिखा गया भारत में जनसंख्या नीतियां, जो जनसंख्या नीतियों से क्वेश्चन आता है कि 1951 में क्या बना था, 1956 में क्या बना था, 1947 के बाद हमारे जो जनसंख्या बैठी अभी तक है 121 करोड़, इसमें कितनी वृद्धि हुई है और सरकार बीच बीच में किन किन चीजों को कैसे कैसे किया, कौन कौन सी नीति अपनाया था, इसके बारे में पूरा वर्णन आप यहाँ किया गया। तो 1951 के 1956 65 76 ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे शब्दावली के बारे में ही, जिसको आपको बार बार इसमें पढ़ना होगा, ठीक है। आंकड़े तो आपको रटना है इसका, बिल्कुल मत घबराइएगा कि आंकड़े बहुत टफ है, आंकड़े आपको याद नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आंकड़ों में से कुछ ही ऐसे चुनिंदा पॉइंट है जो एग्जामिनेशन में आपके आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा आंकड़ा इतना लंबा चौड़ा देखकर घबराइएगा मत, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहला शब्द क्या होता है शब्दावली में, पहला था लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को क्या बोलते हैं हम, लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। जैसे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 1000 पुरुषों पे कितनी महिला रह रही, भारत में 1000 पुरुषों पे कितनी महिला रह रही, तो क्या बोलते हैं उसको हम, लिंगानुपात। दूसरा आपको इसमें शब्द आएगा साक्षरता। साक्षर का मतलब होता है जैसे नई शिक्षा नीति आई है, नीति में जो आप लोगों ने पढ़ा था, अभी आपको मैं बताता कि देखो साक्षर का उस समय अर्थ निकाला ये गया था, जब आप साक्षरता दर पढ़ते हैं तो ये मत समझिए कि वहां 0 से बच्चों को स्टार्ट किया जा रहा है। ऐसे लोग जिन्होंने 7 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, कितने वर्ष की, 7 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो और वो लिखना पढ़ना जानते हो, उन्हें साक्षर कहा जाता था। कितने वर्ष का पूरी कर चुके हो, 7 वर्ष की है और वे लिखना पढ़ना जानते हो। लेकिन अगर नई शिक्षा नीति में आप देखेंगे साक्षर का अर्थ किसे कहा जाता है, तो मैंने पढ़ा था आपको, लिखना पढ़ने के साथ ही साथ जिनके अंदर गणितीय तर्क शक्ति का गुण हो और साथ ही साथ किसी न किसी मामले में स्किल होते हो, उन्हें क्या कहा गया था, साक्षर। नई परिभाषा के अनुसार। लेकिन जब जनगणना 2011 का हुआ था, उस समय के साक्षर परिभाषा यही थी कि 7 वर्ष से अधिक ऐसे लोग जो लिखना पढ़ना जानते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, साक्षर। अगला तक जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या वास्तव में होती क्या है। देखिए जनसंख्या वो होती है कि एक धरातल पर जनसंख्या जो है वो जनसंख्या होती है एक धरातल पर व्यक्तियों का अनुपात, वो जनसंख्या कहलाता है। एक व्यक्ति थे माल्थस ने जनसंख्या का एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि 2 चीजें होती हैं, एक संसाधन जिस पर हम आप निर्भर है, एक मनुष्य। उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ जनसंख्या है वो गुणोत्तर श्रेणी बढ़ रही है। किस श्रेणी बढ़ रही है, गुणोत्तर। 2 के बाद 4 हुआ, 4 बाद 8 हुआ, 8 बाद 16 हुआ, 16 बाद 32 हुआ, 32 बाद 64 हुआ। लेकिन जो संसाधन है वो समांतर श्रेणी बढ़ रही है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 बाद 6। किस श्रेणी बढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी में। और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जब हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा होगी और संसाधन क्या हो जाएंगे, कम। तो ऐसी स्थिति में हो क्या, उन्होंने ये बताया कि ऐसी स्थिति में होगा प्राकृतिक सिद्धांत, प्राकृतिक बढ़त का सिद्धांत। प्रकृति अपना संतुलन खुद ही बना लेगी। ये किसने सिद्धांत दिया था, माल्थस। तो माल्थस ने कहा तक सबसे पहले ये बताया था कि प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है। इसके बारे में किसने व्याख्या किया था, माल्थस। उन्होंने कहा कि जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी बढ़ती है और संसाधन किससे बढ़ते हैं, समांतर श्रेणी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी परिवार को देखते होंगे, किसी नॉर्मल परिवार को, तो हो सकता है उसके यहाँ कल सिर्फ 2 लोग हैं, आज उसके यहाँ 4 लोग हो गए हैं, फिर अगले बार उसके यहाँ 16 लोग हो जाते हैं, उसके यहाँ 32 लोग हो जाते हैं। लेकिन जो उनके यहाँ जमीन है
उतना का उतना ही था, जमीन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। या हो सकता है उन्होंने 1 बीघा जमीन ले लिया हो, लेकिन जनसंख्या 16 गुना बढ़ी और जमीन मात्र 1 गुना। तो आज नहीं तो कल ऐसी स्थिति होगी ना, जैसे आप इस समय पढ़ रहे हो कि भारत में क्या, उत्तर प्रदेश और भारत में कृषि जोतों की संख्या कम हो रही है। कृषि जोतों की संख्या कम होने का प्रमुख कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। कैसे? अगर किसी परिवार में कल 2 व्यक्ति थे और उनके पास 2 बीघा जमीन था, तो आराम से वो एक एक बीघा पे खेती कर सकते थे। लेकिन अगर उनके यहाँ पॉपुलेशन बढ़ी और मान लीजिए 5 लोग हुए, अब उसी 2 बीघे में वो जमीन में अपना आवास भी बनाएंगे, अपने आवास बनाएंगे, अपने रहने देना शुरू भी करेंगे, उसके बाद उसमें खेती करेंगे। तो हो सकता है 1 बीघे में सभी 5 मिलाकर की खेती जमीन आवास बना ले और 1 बीघे में रहना शुरू करे। तो जब 1 बीघे में रहना शुरू किया, तो जो कृषि जोत कल 2 बीघे का था, आज मात्र 1 बीघे का बना, और उसके अतिरिक्त 5 भाई हैं, तो 5 लोग मेड़ बनेगा। तो ये जो मेड़ बनता है, इसे भी अभी आप कृषि विज्ञान पढ़ेंगे कि जो भारत में खेती की मात्रा दिन ब दिन कम हो रही, उत्पादन कम हो रही, उसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है, वो कारण यह है कि हमारे यहाँ अधिकतर खेतों कुछ भाग मेड़ के रूप में वो खराब हो जाता है, उस पर पैदावार होती नहीं, लेकिन वो भी तो कृषि का ही तो भाग माना जाएगा। तो कृषि जो धीरे क्या हो जा रही है? कम। तो माल्थस इसी बात को कहा था कि जनसंख्या किस अनुसार बढ़ रही है? गुणोत्तर से। और हमारे यहाँ संसाधन समानता से, संसाधन मतलब खाने की सामग्री, रहने की सामग्री, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। एक दिन ऐसा होगा कि जनसंख्या संसाधन पर भारी पड़ जाएगी, और उस समय क्या होगा? उस समय प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत आएगा। प्रकृति अपने अनुसार खुद ही संतुलित कर देगी, जैसे सुनामी आ जाएगा, भूकंप आ जाए, कुछ भी आएगा, प्रकृति अपने अनुसार फिर संतुलित कर देगी और फिर से जनसंख्या पूर्ववत स्थिति में आ जाएगी। किसने कहते हैं? माल्थस ने। उसके बाद जनघनत्व किसे कहते हैं? जनघनत्व का मतलब यह होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसे जनघनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? जनघनत्व। अच्छा, जनघनत्व कई तरीके का होता है। देखिए, गणती जनसंख्या घनत्व होता है, जो भी परिभाषा बताएं कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? गणती जनसंख्या घनत्व, जिससे हमारा आकलन होता है। ठीक, एक जनसंख्या होता है फिजियोलॉजी घनत्व। एक क्या होता है? फिजियोलॉजिकल घनत्व। कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि का क्षेत्र। हमको वो क्षेत्र नहीं देखना है, जनसंख्या का मतलब पूरा जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, पूरे क्षेत्रफल, चाहे उस वहां पे कृषि होती हो चाहे ना होती हो, जमीन है बस उतने पर्याप्त है, ये जनघनत्व हो गया। केवल हम रहने से देखेंगे, लेकिन फिजियोलॉजी का अर्थ यह हो गया हम उस पर निवास करेंगे, उस पर भोजन की व्यवस्था देखेंगे। तो जनसंख्या बटे सिर्फ कृषि योग्य जमीन। कौन जमीन? कृषि योग्य जमीन। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है आपका। कृषि घनत्व किसे कहते हैं? कृषि योग्य कहते हैं जिससे आप टोटल आबादी को नहीं लेंगे। कृषि योग्य जनघनत्व किसे कहते हैं? कृषि योग्य जनघनत्व कहते हैं जिससे आप सबके गांव में, सब गांव रहने वाले हो, सब परिवार आपके पास है, लेकिन क्या आपके गांव का पूरा परिवार खेती बाड़ी करता है? क्या नहीं करता। तो इसमें कृषि जनघनत्व किसको लेंगे बाबू? सिर्फ वो जनसंख्या जो कृषि में लगी हुई है। कौन जनसंख्या? जो कृषि कर रही है, बटे कृषि का क्षेत्र कितना है। यानी हमें पूरी जनसंख्या नहीं लेना, सिर्फ वो जनसंख्या लेना जो किसमें लगी हुई है? कृषि में, बटे क्या? कृषि क्षेत्र। अगला होता है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व से देश की स्थिति देखी जाती है। उसमें क्या देखते हैं? 100 गुणे जनसंख्या बटे उत्पादन का सूचकांक। जैसे हमारा देश कितना, किस चीज का उत्पादन कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको देखते हैं। एक इसमें आ गया आपका आर्थिक सूचकांक, आर्थिक जनघनत्व में। तो हम कितने तक जनघनत्व पढ़ेंगे? 4। एक होता है गणती जनसंख्या घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति, ये जो आप पढ़ेंगे इधर जनसंख्या में, जनघनत्व में हम यही पढ़ते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, जिसे हम गणती जनसंख्या घनत्व कहेंगे, जिसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। दूसरा होता है फिजियोलॉजिक घनत्व। ये क्या होता है? कुल जनसंख्या बटे कृषि क्षेत्र, कृषि वाला क्षेत्र। और जब हम बात करेंगे, ये फिजियोलॉजिकल था, जब हम कृषि घनत्व की बात करेंगे तो पूरी आबादी लेंगे कि सिर्फ वो आबादी लेंगे जो खेतीबाड़ी कर रही है, जो खेतीबाड़ी कर रही है। यानी हम पढ़ेंगे कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे कृषि क्षेत्र। अगला पॉइंट होता है आर्थिक जनघनत्व। ये वो होता है बाबू जिसमें हम ये देखते हैं देश की अर्थव्यवस्था का संबंध हमारा है 100 गुणे टोटल जनसंख्या। क्या? 100 गुणे टोटल जनसंख्या बटे उत्पादन का सूचकांक। तो जनघनत्व में कितने अनुसार पढ़ा? 4 अनुसार। ये आपके एग्जाम का 4 क्वेश्चन बनता है आपका।
अगला पॉइंट होता है टीएफआर, टोटल प्रजनन दर। देखिए ये बहुत बड़ी चीज है। टीएफआर क्या होता है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में जितने बच्चे पैदा करती है उसके औसत को कहा जाता है टीएफआर, कुल प्रजनन दर। एक महिला अपने पूरे जीवन काल में जितने बच्चा पैदा करती है उसके औसत को हम क्या बोलते हैं? टीएफआर। इसमें किसी एक महिला को नहीं लिया जाता बल्कि पूरे भारत का आकलन किया जाता है। ध्यान किस पॉइंट पे देने की बात है? ध्यान इस पॉइंट देने की बात है कि जनगणना कुल प्रजनन दर का मतलब यह हो गया, जैसे हमारा जो प्रजनन दर था भारत का वो 2.2 था, जिसको हमें लाने का लक्ष्य है 2 पॉइंट तक। इसका अर्थ यह होता है कि प्रत्येक महिला से कितने बच्चे पैदा करेंगे? 2। कितना? 2। हम 2 हमारे 2। जैसे अमेरिका का था, सॉरी जापान का था। अभी प्रजनन दर से ही देश की कहीं अच्छा भी है और कहीं खराब भी है। अच्छा इसलिए भी है क्योंकि अगर हमारे यहाँ जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है तो जितने भी संसाधन हैं पर्याप्त मात्रा में होंगे और सबको हर चीज पर्याप्त मात्रा में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम से भी है, अगर ये प्रजनन दर 2.2 से नीचे हो गया या कहीं 2 ही हो जाता है तो इससे वो ये हो सकता है कि एक मान लीजिए एक जैसे भारत की स्थिति, एक लड़का एक लड़की पैदा हो गए, ठीक, लड़की शादी करके अपने घर चलेगी, घर में सिर्फ कौन बचा? एक लड़का, ठीक। लड़का बाहर कमाने चला गया तो उनके बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं हो पाती, एक ही दिखाता है। दूसरा, हमारे यहाँ एक चीज ये माना जाता है कि हो सकता है लड़का मर जाए, हो सकता है लड़का युवा अवस्था न पहुंच पाए, तो तब उसकी दिक्कत हो जाएगी, पॉपुलेशन धीरे कम होता है। जैसे जापान में क्या हुआ, जापान में 1 कर दिया गया टीएफआर, यानी हर किसी के पास सिर्फ एक बच्चा पैदा हो। इससे क्या हुआ कि जो वृद्ध जनसंख्या थी बहुत बढ़ गई, वृद्धों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई, युवा जनसंख्या बिल्कुल कम हो गई। और जब युवक जिस भी देश में युवक जनसंख्या कम होगी वो देश अत्यधिक बैग चलाता है। भारत की ताकत क्या है? भारत में कार्यशील जनसंख्या बहुत है, भारत में युवा जनसंख्या बहुत है, लेकिन ये कार्य नहीं कर पा रही है क्योंकि हमारे यहाँ पाई जाती है छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी मतलब यह होता है जहां पे 2 लोग की जरूरत है वहां 5 लोग काम करें, उसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे कृषि, खेती बाड़ी घर में होती है, आलू खुदाई चालू होने वाला होगा आपके घर में, गांव में, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, आलू खुदाई आराम से 2 लोग कर सकते हैं, लेकिन घर के जितने सदस्य सब उसमें शामिल हो जाएंगे, तो बाकी जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको सैलरी तो मिल नहीं रही। कौन सी बेरोजगारी कही जाती है? छिपी बेरोजगारी। तो टीएफआर का मतलब यह होगा टोटल फर्टिलिटी रेट। एक औरत अपने पूरे जीवन काल में जितने बच्चे पैदा करती है उसे क्या बोलते हैं? टीएफआर। अगला पॉइंट क्या होता है? वर्तमान कितना? 2.1 और लाने कितना टारगेट हमारा है? 2। अभी इसके बाद थोड़ा सा और हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा यहाँ आने के बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है? देखिए, जनसंख्या वृद्धि होने का सबसे प्रमुख कारण है उच्च प्रजनन दर। टीएफआर हमारे यहाँ ज्यादा है, टीएफआर ज्यादा होने की वजह से यहाँ प्रजनन दर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। दूसरा सबसे प्रमुख कारण है निम्न साक्षरता दर। निम्न साक्षरता दर का मतलब ये होता है, मैंने कल भी बताया था आपको कि देखो महिलाओं को शिक्षित होना अति आवश्यक है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो जैसे ये भी अभी बीच में चैप्टर आया था कि क्या महिलाओं को यौन शिक्षा दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए, क्योंकि यदि वो इसके बारे में जागरूक रहेंगी तो वे भी ऐसा निर्णय लेंगी जो उनके स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा। अगर वे शिक्षित नहीं हैं तो वे बच्चे को ईश्वर का प्रतिरूप मानती, भाई भगवान दिए हैं इसलिए बच्चा पैदा होना जरूरी है। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को, आप जानते भी होंगे महिलाओं को, कि गांव में मेंटालिटी ऐसी बन जाती है कि नहीं बच्चा जल्दी पैदा होना अति आवश्यक है। तो इस तरीके से शिक्षा के अभाव की वजह से वे उनके यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है। एक दूसरा कारण हो गया शिक्षा के निम्न दर। तीसरा है बाल विवाह, जो सबसे प्रमुख कारण है। बाल विवाह होने का मतलब यह होता है कि अब आज भी ऐसी स्थिति होती है कि कुछ लोग गांव में जहाँ पे कम उम्र में शादी कर दी जाती है, जब कम उम्र में शादी कर दी जाएगी तो बच्ची जब कम उम्र में माँ भी बन जाती है, तो पूरे जीवन काल में 7, 8, 10 बच्चे पैदा कर लेती है, जिसकी वजह से एक तो उसका स्वास्थ्य भी खराब रहता है पूरे जीवन काल, दूसरा पॉपुलेशन अधिक होने की वजह से उनके घर में शिक्षा की स्थिति भी अच्छी नहीं हो पाएगी, तीसरा अगर वो बच्ची खुद ब खुद उसका बाल विवाह हुआ है तो 99% है कि अगर बेटी उसको पैदा होगा तो गरीबी की वजह से उसके विवाह भी जल्दी ही करा दिया जाएगा। तो ये हमेशा गरीबी की स्थिति बनी रहेगी, जिसकी वजह से देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है और जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। अगला पॉइंट क्या है? मृत्यु दर में कमी। देखिए मृत्यु दर में कमी कैसे हो रही है?
हमारे यहाँ दिन ब दिन ये कोई न कोई सुविधा तो आ ही रहा है। सरकारी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है, दवाइयाँ आसानी के साथ मिल जाती है हर किसी को। तो जब स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ तो मृत्यु दर में अपने आप क्या हो गई? कमी, और जन्म दर में वृद्धि। तो जब जन्म दर में वृद्धि होगी, जैसे लोग पैदा ज्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, ये तो आप लोग अच्छा हमसे बेटर जानते होंगे कि लोग पैदा ज्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं। तो जब मर कम रहे हैं तो पॉपुलेशन ज्यादा रह रही, कम रह रही है? ज्यादा। तो जब ज्यादा पॉपुलेशन है तो जनसंख्या वृद्धि में प्रमुख कारण है। क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा, कोई बीमार हो जाए, बीमारी जल्दी कोई मरता ही नहीं जल्दी, क्यों? बगल आपके सरकारी अस्पताल है, उसके बाद सुविधाएं भी अच्छे डॉक्टर अवेलेबल हो गए हैं, तो स्वास्थ्य इसमें मृत्यु दर में कमी हो गई। मुख्यतः उसका कारण क्या है? स्वास्थ्य में सुधार। अच्छे स्वास्थ्य में सुधार होना अच्छी आवश्यक जरूरत है, लेकिन शिक्षित अगर रहेंगे तो उनके बच्चे ऑलरेडी कम रहेंगे। ठीक। अगला क्या है? गरीबी, जो सबसे प्रमुख कारण है। गरीबी क्या कारण होती है? जब लोग गरीब रहते हैं तो वे इस आगे भविष्य के बारे में सोच भी नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे परिवार आप जानते होंगे जो जिनकी 7 से 8 पीढ़ी ऑलरेडी गरीब चलते ही आ रही है। क्यों? उनके पिता माता जी मनरेगा में काम करते हैं, बच्चे मनरेगा में काम कर रहे हैं, या उनके माता पिता छोटी सी दुकान चला तो बच्चे भी दुकान ही चला रहे हैं। कारण उसका क्या है? क्योंकि जब वो गरीब रहते हैं तो अपने बच्चों को न तो शिक्षा दे पाते हैं उस लेवल का, और न तो उस अनुसार को रास्ता दिखा पाते हैं। तो जब गरीबी रहती है लगातार जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। अगला कारण क्या है वहां पे? पुत्र की अभिलाषा, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि बेटियां बोझ होती हैं। पुत्र हर किसी को चाहिए, बेटी आए चाहे ना, उससे मतलब नहीं है। तो एक पुत्र की आशा की वजह से वे क्या करते हैं? 3-4 लड़कियां, 3-4 लड़के को पैदा होने के बाद, उसके बाद भी अगर पुत्र नहीं प्राप्त है तो उसके बाद भी पुत्र के लिए वे फिर प्रजनन करेंगे, और उसके बाद उनकी जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। पुत्र की अभिलाषा होना जो सबसे प्रमुख रूप से कारण है। सामाजिक सुरक्षा का अभाव भी है एक प्रमुख रूप से कारण। ठीक। तो जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण हो गए, जिसमें उच्च प्रजनन दर हो गया आपका, गरीबी हो गया, स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो गया आपका, बाल विवाह जो सबसे प्रमुख रूप से कारण है, मृत्यु दर में कमी क्यों हो रही? क्योंकि स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो रहा है। आप लोग समझ रहे हैं? यस सर। अगला आपका है जातिगत जनगणना। अगला पॉइंट देखिए, जातिगत जनगणना क्या होता है? जातिगत जनगणना, अच्छा इसके पहले हम आपको ये पॉइंट पढ़ा देते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक क्या क्या पॉइंट है? ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक क्या क्या है? जन्म, मृत्यु और निवल प्रावधान। ये किसी स्थान के जनसंख्या निर्धारण के 3 बिंदु होते हैं। एक गांव की कितनी जनसंख्या है 3 बिंदु पर डिपेंड करती है। अपने गांव सब समझिए, ठीक है। पहला 3 चीज क्या क्या होता है? पहले आपके गांव में कितना जन्म हुआ, क्या टोटल जनसंख्या गिनेंगे हम? ना। कितने मरे, ये भी तो काउंट करना पड़ेगा। अभी कुछ और बचा है जी, कितने लोग गांव छोड़ करके चले गए। अब जो बचे वही गांव की जनसंख्या, कुछ और है। समझ गए आप लोग मेरी बात? तो 3 चीज पर डिपेंड करता है, एक जन्म, एक मृत्यु और एक गांव का निष्कासन, यानी गांव से निर्वाहक कितने लोग गए, प्रवासन कितने लोग चले गए। इन तीनों का मानक होता है किसी भी क्षेत्र की या किसी भी स्थान का क्या जनसंख्या का निर्धारण। तीनों बात सुनना भी, क्या करना है कि जन्म, मृत्यु और प्रवासन। क्या क्या? जन्म, मृत्यु, प्रवासन। फिर बोलिए, जन्म, मृत्यु, प्रवासन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जनसंख्या का निर्धारक कौन बिंदु है प्रमुख रूप से? तो जन्म, मृत्यु और प्रवासन। अच्छा, उसके बाद जनसांख्यिक संक्रमण का सिद्धांत। जनसांख्यिक संक्रमण का सिद्धांत क्या बोलता है छोटी? ये बात ये बोलता है कि देखो जनसंख्या कैसे बढ़ती है, जनसंख्या किस स्थिति में बढ़ती है। मैंने 2 शब्द लिखा था, जनसंख्या कभी खराब नहीं है। किसी क्षेत्र की आबादी बहुत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो आबादी शिक्षित है, जैसे अगर आपके घर में 5 भाई आपको, ठीक, और आपके 5 भाई IAS हो तो उनके लिए जनसंख्या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी घर में 3 भाई हो और तीनों बेरोजगार टहल रहे हो, कोई कुछ न कर रहा हो, तो तीनों जनसंख्या ही खतरनाक है। तो जनसंख्या तब खतरनाक होती है जब शिक्षा सही स्तर पे नहीं हो पाती, जब उसका सही उपयोग नहीं हो पाता, तब जनसंख्या खतरनाक होती है। और जब जनसंख्या धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती कैसे है? तो सबसे पहले जब भारत की शुरुआत, जब कोई विश्व की शुरुआत हुआ था, सबसे पहले 4 चरणों में चलती है। कितने चरणों में? 4। 4 चरण आप खुद ही गिनाएंगे। पहला चरण जब था तब डॉक्टरी सुविधा बहुत ज्यादा थी नहीं, तो बहुत ज्यादा जन्म होता था तो मरते भी ज्यादा थे। जब जन्म खूब हुआ और मरे भी क्या खूब,
तो जनसंख्या नियंत्रण रहेगी, बढ़ जाएगी, नियंत्रण रहेगी। खूब जन्म ले रहे थे भाई, पहले आप सुनोगे खूब 8-8 10-10 बच्चे पैदा किए, लेकिन पता चला 10 बच्चे पैदा होने के बाद 5-7 मर गए, बचा 3, तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं, नियंत्रण हो गई। तो पहला क्या था कि जन्म दर उच्च था, मृत्यु दर भी उच्च था, तब उस समय क्या था, जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, लेकिन कैसे, नाम मात्र की, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा, अब क्या हुआ, जब जनसंख्या उच्च हो गई, जन्म दर उच्च हो गया, हमारे यहाँ आ गया मेडिकल, स्वास्थ्य सुविधा आना चालू हो गया, तो जन्म दर तो वही रहेगा, कम होगा, वही रहेगा, लेकिन मृत्यु दर क्या हो जाएगी, कम। तो ऐसी स्थिति में तीव्र वृद्धि हो जाएगी। भाई 15 लोग पैदा हो रहे हैं, 3 तो मर रहे हैं, बच्चे कितने, 12। तब इस स्थिति में जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, और आपको पता है कि जब भी कोई चीज अनियंत्रित रूप से बढ़े तो कैंसर हो जाता है। तो वैसे ये भी समझिए कि दूसरे चरण में जब जन्म दर उच्च रहता है और मृत्यु दर क्या हो जाती है, निम्न, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। क्या कहता है, जनसंख्या विस्फोट। फिर से दिमाग बैठा लीजिएगा, किसी भी देश के लिए जनसंख्या नुकसानदायक नहीं होती, किसी भी देश के लिए जनसंख्या विस्फोट नुकसानदायक होती है। जब अनियंत्रित रूप से जनसंख्या बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे मैंने भी बताया कि जन्म दर भी उच्च है, लेकिन मृत्यु दर स्वास्थ्य सुविधा की वजह से क्या हो गया, निम्न हो गया। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या 15 लोग उत्पन्न हुए, तो उसमें से क्या हुआ, 3 मरा, 12 बचा। फिर 18 पैदा हुए, 2 मरे और 16 बच गए। तो जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही है ना, तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाएगा। जब जनसंख्या विस्फोट होगा, तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, गांव का उदाहरण दिया कि मान लीजिए आपके पिताजी एक व्यक्ति और आप 5 भाई, ठीक, 5 में सब जिंदा हो। उसके बाद फिर क्या हुआ, आप 5 में 25 हो गए, खेत अब भी उतना है, तो अब उसमें जनसंख्या विस्फोट होगा। अब लाठी डंडा चलेगा, क्यों, क्योंकि जितनी आबादी थी, जितना प्लेस था, घर बनाएंगे सब लोग। जहां एक परिवार निवास कर रहा था, अब वहां कितना परिवार निवास करेगा, 25 परिवार। तो अब जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हुई। जब जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होगी, तब क्या क्या होगा श्रोता भैया, तब सबसे पहले स्थिति उत्पन्न होगा कि खाने के लिए कमी हो जाएगी, शिक्षा का अभाव हो जाएगा। किसका, शिक्षा का अभाव। आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाएगा, सामाजिक स्टेटस गड़बड़ हो जाएगा। दोनों स्थिति किसकी वजह से, जनसंख्या विस्फोट। तीसरा क्या होता है कि देखिए, जब लोग थोड़ा शिक्षित हो गए, लोग थोड़ा बहुत जागरूकता आ गए, जैसे इधर आप पढ़ेंगे तो जब हमने परिवार नियोजन की नीति अपनाना शुरू कर दिया, महिलाओं को जागरूक करना शुरू किया, पुरुषों को जागरूक करना शुरू किया कि देखो बाबू, शादी 28 साल के बाद करो, शादी 30 साल के बाद करो। क्यों, ऐसा डॉक्टर के चक्कर मत पड़ो कि 28 साल बाद शादी करोगे तो फिजिकल रूप से सही नहीं रहोगे और मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, परिवार चला नहीं पाओगे, परिवार बिखर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। जब आप शिक्षित होंगे, आप अपने आप को मैनेज करने का प्रयास करेंगे, अपने आप समाज के बात देखेंगे, अपना सोचेंगे, तब उसमें समझ में आएगा कि नहीं नहीं, हमको भी अब सही कार्य करना चाहिए। पहली चीज तो ये आ गया, शिक्षा आ गई। दूसरा क्या आ गया कि समाज में गर्भ निरोधक गोलियां आना शुरू हो गई। कई तरीके के ऐसे भी सामग्री उत्पन्न होना चालू हो गया, जिसका प्रयोग करके आप सेफ्टी के साथ रह सकते हैं। शारीरिक संबंध बनेगा, परंतु आप माँ नहीं बन सकते, पिता नहीं बन सकते। तो जब धीरे धीरे आप इन सब चीजों के बारे में जानना शुरू कर देंगे, तो आप सब कुछ वही करेंगे, लेकिन अब जन्म दर क्या हो जाएगी, कम। किसकी वजह से, शिक्षा की वजह से। किस वजह से, शिक्षा की वजह से। शिक्षा की वजह से जन्म दर जब कम हो गया, तो मृत्यु दर भी कम होगी, क्योंकि उधर क्या था, स्वास्थ्य दर अच्छी थी। तो जब जन्म दर कम हो गया, मृत्यु दर कम हो गया, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि तो होगी, जनसंख्या लगभग क्या हो जाएगी, मृत्यु दर के बराबर। तो जब बराबर हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या कैसी हो जाएगी, नियंत्रित। कैसे हो जाएगी, नियंत्रित। यानी तीसरी स्थिति में जनसंख्या, तीसरे चरण में जनसंख्या कैसे होगी, बिल्कुल नियंत्रित अवस्था में। कितने चरण में, तीसरे चरण में। ये हो गया। अब चौथा चरण आता है। चौथा चरण किसी भी देश के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। लोग ज्यादा शिक्षित हो गए, अत्यधिक शिक्षित हो गए। अत्यधिक शिक्षित ये हो गए कि जनसंख्या में अत्यधिक, जन्म दर बहुत कम हो गया, बहुत कम जन्म दर हो गया। जैसे कि जापान, मृत्यु दर में भी कमी आ गई, लेकिन मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा ज्यादा हो गया है। यानी लोग मर ज्यादा रहे और पैदा कम हो रहे। ऐसी स्थिति में जनसंख्या नकारात्मक चली जाती है। नकारात्मक जाने का सबसे बड़ा गलत प्रभाव क्या पड़ेगा कि उस देश में वृद्ध लोगों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी और युवाओं की जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम। तो ऐसी स्थिति में कार्यशील जनसंख्या नहीं रह जाएगी। देखिए, कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं, बार बार शब्द आ रहा है। आपने चारों चरण समझा। फर्स्ट चरण में क्या होगा, जन्म दर भी उच्च, निम्न उच्च, और मृत्यु दर भी क्या रहेगा, उच्च।
जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। दूसरे में क्या पढ़ा, जनदर उच्च हो गया और मृत्यु दर निम्न, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई हैं, तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। तीसरे विस्फोट में जनसंख्या विस्फोट में समझ रहे हैं देश के लिए क्या नुकसानदायक है, जनसंख्या या जनसंख्या विस्फोट? जनसंख्या विस्फोट। अगला आपका है तीसरा चरण, जब जनसंख्या में जनदर में कमी हुआ और मृत्यु दर में क्या हो गया, कमी, लगभग दोनों क्या हो गए, बराबर। तो ऐसी स्थिति में ठीक ठाक है देश की स्थिति। चौथी को जनदर कम हो गया, लोग ज्यादा शिक्षित हो गए, जनदर बिल्कुल कम हो गया और मृत्यु दर भी क्या हो गया, कम, लेकिन मृत्यु दर जनदर के अपेक्षा ज्यादा हो गई, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम। ये देश को नुकसानदायक या फायदा है? क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में अकार्यशील जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। अब आपके मन माना चाहिए सर कि अकार्यशील जनसंख्या कहते किसको है? सुनिए, तीन जनसंख्या होती है छोटी, तीन तो एक होती है, दो जनसंख्या, एक होती है कार्यशील, एक होती है अकार्यशील। कार्यशील जनसंख्या उसे कहा जाता है जो देश के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ न कुछ तो करते हो, यानी हो सकता हो कि अपना व्यापार करते हो, इनकम का एक स्रोत बना रखे हो, वो आता है कार्यशील जनसंख्या में। किसमें आता है? कार्यशील। हम कौन कौन कार्यशील जनसंख्या में नहीं आते? मुख्यतः 0 से 14 वर्ष वाले ये नहीं आते। किसमें? कार्यशील। और 65 साल के बाद वाले नहीं आते। इन दोनों को आश्रित कहा जाता है। क्या कहता है? आश्रित। जैसे घर में छोटे बच्चे होंगे तो जितनी बार आप जाएंगे पापा चाचा टाफी, वो किस पर डिपेंड है? आप पे। आप मौसी टाफी किस पर डिपेंड है? आप पे। जो इस तरह डिपेंड है, ये कुछ कमा रहे हैं? डिपेंड किस पर है? आप पे। अब 65 साल बाद चले जाइए, दादा होंगे, चचा होंगे, जो भी होंगे, वो भी किस पर डिपेंड है? कमा के देंगे क्या आपको? नहीं, बल्कि आपसे लेंगे। ये दोनों नुकसानदायक है, ये दोनों नुकसान, क्योंकि अगर इनकी पॉपुलेशन बढ़ा, किसकी? आकर्षित, तो निश्चित रूप से देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसमें कार्यशील व्यक्तियों की संख्या कम हो जाएगी, जैसे कि जापान में हो गया। जापान में लोग बहुत लंबा जीते, आपको पता है, तो उसमें क्या हुआ, कार्यशील जनसंख्या बिल्कुल कम होती चली गई और अकार्यशील जनसंख्या खूब बढ़ गई, तो किसी काम के लिए व्यक्ति नहीं मिलते थे, तो उस देश का विकास अपने आप रुक जाता है। तो भारत में जो अच्छा सबसे बड़ा नुकसानदायक कब स्थिति उत्पन्न हो जाती है? बेरोजगारी पढ़ेंगे एक चैप्टर आप। बेरोजगारी तब ज्यादा खतरनाक होती है जब कार्यशील जनसंख्या कार्य नहीं कर पाती। भारत में एक बेरोजगारी पाई जाती है जिसका नाम है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी उसे कहा जाता है कि आप योग्य हैं फिर भी आप रोजगार नहीं पा पा रहे, तो उसे बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। तो जो कार्यशील जनसंख्या जब रोजगार नहीं पा पाती, तब देश के लिए बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। और अगर 65 साल प्लस वाले हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनका चक्कर छोड़ दीजिए आप। 121 करोड़ का रोजगार भारत सरकार नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसमें तीनों शामिल हैं, एक अकार्यशील जनसंख्या 0 से 14 वाले और एक अकार्यशील जनसंख्या 65 प्लस वाले। रोजगार का सिर्फ मकसद कितने से है? 15 से लेकर के 65 तक, वो भी 15 प्लस क्या, 17-18 प्लस पढ़ोगे तब फॉर्म भरोगे आप। 18 साल के बाद तो भारत के रोजगार से किससे मतलब है? 18 से लेकर के 60 साल उनका है, वो भी 60 साल में का कुछ फॉर्म की वैकेंसी होती है 40 साल तक बुक है, 30 साल तक बुक है। उसके बाद अगर आप बेरोजगार ठहरे, दैट इज योर प्रॉब्लम। आपने प्रयास किया तो मिला होता। तो इसका मतलब यह होता है कि हमको सिर्फ किसको देखना होता है? कार्यशील जनसंख्या को। ठीक है, अगला पॉइंट आपका आता है जनसंख्या होता है कार्यशील जनसंख्या होती है 15 से 64 वर्ष। आश्रित जनसंख्या से अधिक होती है तो जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति उत्पन्न होती है। जनसांख्यिकीय लाभांश किसे कहेंगे? जब कार्यशील जनसंख्या अकार्यशील जनसंख्या से ज्यादा हो जाती है। किसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए देश के विकास के लिए? कार्यशील संख्या। जनसांख्यिकीय लाभांश यानी जनसंख्या कब तुम्हें लाभ देगी? जब आपके घर में 5 लोग हों और 5 लोग में 3 कमा रहे हो, 2 बैठे हो तो चलेगा। अगर 5 लोग हों, 1 कमा रहे, ऐसा परिवार आप देखे होंगे, 5 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, कमाने वाला सिर्फ 1, और सब बच्चों की शिकायत रहती है हमारी फैसिलिटी पूरी, हमारी जरूरतें पूरी नहीं की जा रही है। एक बंदा कितना पूरा करेगा? अब सब 18 प्लस हो और सब अगर रोजगार पे चले जाओ, सब के सब रोजगार पे चले जाओ, तो इसमें जितने लोग आपसे जूनियर रहेंगे, आप कार्यशील हो अकार्यशील हो? आप किस उम्र में आप? कार्यशील। इसके बावजूद अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप बेरोजगारी की स्थिति में हैं। तो सिर्फ देश की स्थिति मतलब ये होता है कि कार्यशील जनसंख्या, अब ये उम्मीद की जाती है जो कार्यशील जनसंख्या अपना खर्चा खुद निकाल लेगी। कौन जनसंख्या? कार्यशील। तो जब किसी देश की कार्यशील जनसंख्या
अकार्यशील जनसंख्या से ज्यादा हो जाएगा तभी तो लाभ की प्राप्ति होगी। तो जनसांख्यिकीय लाभांश कब होगा? कार्यशील जनसंख्या ज्यादा होगी कम होगी? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कार्यशील जनसंख्या ज्यादा, ऑप्शन सेकंड अकार्यशील जनसंख्या ज्यादा, ऑप्शन थर्ड दोनों बराबर, ऑप्शन फोर्थ कोई भी ज्यादा या कम हो सकता है। कौन बेटा? कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है तो जनसांख्यिकीय लाभांश होगा, अन्यथा जनसांख्यिकीय हानि होगी। जैसे बताया कि भारत में क्या होता है, जब जापान में क्या हुआ कि जब इनकी संख्या बढ़ने लगी, बुजुर्गों की जनसंख्या, ये कार्यशील अकार्यशील, जब ये अकार्यशील हो गए तो जब इनकी संख्या बढ़ गई तो नुकसान किसका होने चालू हो गया? जनसांख्यिकीय लाभांश का, क्योंकि कार्यशील जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगला पॉइंट आपका है सिक्रोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? देखिए सिक्रोनॉमिक्स उसे कहा जाता है जब किसी देश की आबादी बड़ी तेजी के साथ गिरने लगे। सिक्रोनॉमिक्स जब किसी देश की आबादी बहुत तेजी के साथ गिरने लगे उसे क्या बोलते हैं? सिक्रोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? जैसे कि जापान हुआ, बहुत तेजी से जनसंख्या घटने लगी। क्यों घटने लगी? क्योंकि वहां जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ गई थी, तो सरकार ने वहां रणनीति अपना दी थी कि आप एक बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो जब एक बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जनसंख्या बहुत तेजी के साथ खत्म हो गई। एक बार तो ठीक ठाक लगा, ठीक है जनसंख्या कम हो रही है, लेकिन फिर कब नुकसानदायक होगा कि जो 0 से 14 वर्ष वाले ये भी क्या है? अकार्यशील है। 14 वर्ष बाद काम करेंगे नहीं, उधर जो 50 साल के थे, सॉरी जो 55 साल थे वो कहाँ पहुंच गए? 70 साल, वो भी अक्रियाशील हो गए। यानी 14 साल इधर अक्रियाशील और 14 साल बाद वो अक्रियाशील हो जा रहे हैं। तो जनसंख्या क्रियाशील की अक्रियाशील की ज्यादा बढ़ती जा रही थी और बीच में जो कार्यशील जनसंख्या थी वो क्या हो गई? कम। और अच्छा किसी देश का कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति है? कार्यशील की अकार्यशील? कार्यशील। कौन बेटा? कार्यशील। यदि आपके परिवार में भी कौन व्यक्ति महत्वपूर्ण है? कार्यशील। इसलिए आप समझ रहे हो जो रोजगार वालों को इज्जत क्यों मिलती है, क्योंकि क्या है वो? कार्यशील है, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ चलता है बेटा। कार्यशील जनसंख्या ही देश की आर्थिक व्यवस्था को संभालती है, किसी देश की सामाजिक स्टेटस को देखती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी कार्यशील जनसंख्या पर ही देखा जाता है। भारत में हर कोई क्यों आना चाहता है? क्योंकि यहाँ कार्यशील जनसंख्या बहुत ज्यादा है, युवा यहाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए हर कोई विदेशी कंपनियां भारत आना चाहती है। समझ रहे बात ना बेटा? अब अच्छा क्या कभी वैसे भारत में भी हुआ है कि तेजी से जनसंख्या घटी हो? कब? 1911 से 1921 तक पहली बार ऐसा हुआ था जिसमें जनसंख्या बहुत तेजी के साथ घटी थी। इस काल था आपातकाल, अकाल आ जाना। क्या जाना? अकाल आ जाने की वजह से भीषण बहुत तेजी से जनसंख्या घटी, लेकिन उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ नहीं देखा, लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इतना बढ़ता चला जा रहा है जो लक्ष्य हमको 2030 पूरा करना था 2025 में ही हमने पूरा कर दिया। यानी हम 2030 में सोचे थे भारत उत्तर प्रदेश भारत जो विश्व की नंबर 1 जनसंख्या बनेगी 2030 में, हमने 2025 में विश्व के नंबर 1 जनसंख्या वाले देश बन गए। चलिए इधर देखते हैं बाद में। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ था, भारत में जनसंख्या के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई गई थी। एक महत्वपूर्ण बेटा यहाँ जितना पॉइंट आपको पढ़ाया गया है इसमें से 6-7 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में निश्चित आएंगे। अगर विशेष रूप से पेपर आप दे रहे हैं तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बनता है निश्चित रूप से। तो एक बार पूरा पढ़ा दे रहे आपको, चाहे जो एग्जाम देंगे आप, चाहे जैसा एग्जाम देंगे, इससे ज्यादा आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। इधर आंकड़े हैं और इधर आपकी पूरी थ्योरी कुछ बचा नहीं आपका। उसके बाद अगला था भारत में जनसंख्या नीतियां। भारत में जनसंख्या नीति मतलब यह होता है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भारत में कब कब कौन कौन योजनाएं चलाएगी। तो सबसे पहले 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। कब? 1951। मैंने बताया था आपको कि जब 1947 हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि हम तो 2 चीज से लड़ रहे थे। एक तो इस बात से लड़ रहे थे कि हमारा देश विभाजित हो गया था, भारत पाकिस्तान में जातिगत लड़ाई चल ही रही थी, जातिगत मतलब हिंदू मुसलमान की। दूसरी नेहरू जी के सामने यह समस्या थी कि इस देश की इतनी बड़ी आबादी का पेट कैसे पाला जाए, सबसे बड़ी समस्या यह थी। और इस पे जनसंख्या बढ़ भी रही थी लगातार। तो मैंने बताया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपने देखा होगा हाराड डोमर मॉडल पर आधारित था, जिसमें हमने किस पर ध्यान दिया? कृषि पर। और उसी समय हमने परिवार नियोजन के कार्यक्रम की शुरुआत करवा दी कि ताकि लोगों की जनसंख्या कैसे हो जाए? नियंत्रित हो जाए। 1951 यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना हमने किस पर ध्यान दिया? परिवार नियोजन। सुना? परिवार नियोजन।
1956 में क्या हुआ, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। परिवार नियोजन कार्यक्रम चल ही रहा था, हमने इसे परिवार नियोजन बता दिया। परिवार नियोजन 1956 जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली तो हमने जागरूकता अभियान चलाना चालू किया, महिलाओं को शिक्षित करना चालू किया, महिलाओं को जागरूक करना चालू किया। तो जैसे अभी आपने पंचायत मूवी देखी होगी, उसका एक स्लोगन लिखवाया जाता था दीवार पर, जिसको लेकर गांव बड़ा विवाद होता था। पंचायत में देखा होगा कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। आपने देखा होगा फिल्म में ये स्लोगन लिखवाया गया था, और ये स्लोगन सिर्फ जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लिखवाया गया था, एक जागरूकता अभियान। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना चली 1956 में, इसमें भारत सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया कि लोग जागरूक हों कि किसी भी तरीके से पॉपुलेशन को नियंत्रित करने का प्रयास करें। और ये क्या होगी लोगों जागरूकता अभियान चलाया गया। कब? 1956 में। 1965 में अलग से परिवार नियोजन विभाग बना दिया गया। कब? 1965 में। कब बना गया परिवार नियोजन विभाग? 1965 में। क्या किया कि एक नया परिवार नियोजन विभाग ही बना दिया। कब? 1965 में परिवार नियोजन का विभाग बना दिया ताकि जनसंख्या कैसे रहे, नियंत्रित रहे। 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी अप्लाई हो गया। कब? 1976 में। अब देखिए जनसंख्या उसके बावजूद भी नियंत्रित नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये जनसंख्या किसी के कहने से नियंत्रित नहीं होती। जनसंख्या किस पर डिपेंड है? हमारे आपके सोच पर। जब तक हम आप नहीं सोचेंगे, जब तक हम आप नहीं जानेंगे, जैसे भारत में सेक्स एजुकेशन को बहुत बड़ा एजुकेशन माना जाता है कि कैसे इसको शिक्षित, आज भी भारत में लड़कियां या स्त्रियां बच्चे को अगर इसके बारे में कोई बात कर ले तो आज भी बहुत ही बैकवर्ड माना जाता है। बताओ लड़की ने जवाब दे दिया, बताओ लड़के ने जवाब दे दिया। तो इसके बारे में ऐसी सी बात कर रहे थे, जबकि शिक्षित होना अति आवश्यक है। यदि इसके बारे में हम जागरूक, चूंकि मामला अपना है, अगर हम इसके बारे में जागरूक नहीं रहेंगे तो कैसे हो सकता है? तो सरकार कोई भी नहीं चलाए, कोई भी नहीं चलाए। सरकार ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान, हर घर में शौचालय की व्यवस्था कर दिया लोगों, लेकिन अब भी लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये किसकी है जागरूकता? किसके होती है? अपने अनुसार होती है। तो कितनी भी जागरूकता चला दिया जाए, लेकिन बहुत ज्यादा जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो पाई, तब सरकार टफ हो गई। और आगे श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार, जो आपातकाल की स्थिति में था, तो आपातकाल की स्थिति में उन्होंने क्या किया कि जबरदस्ती नसबंदी का करवाना शुरू कर दिया। किसने? इंदिरा गांधी। जबरदस्ती, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा बना। 1975-1977 के बीच जबरदस्ती नसबंदी करवाना शुरू कर दिया, महिलाओं का, पुरुषों का। यहाँ तक कहते कि उसमें लोग इतना डर गए थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, लोग पढ़कर जबरदस्ती नसबंदी कर दिया करते थे। इसका बड़ा विरोध हुआ। विरोध होने के बाद क्या हुआ कि इनकी सरकार तक भी चली गई, इतना ज्यादा विरोध हुआ था। लेकिन मुख्य मकसद क्या था कि जनसंख्या को नियंत्रित करना। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रित करना प्रमुख कारण भी उसका है क्योंकि जितनी सुविधाएं, भारत में उस दिन पढ़ा था आपको, उत्तर प्रदेश में सारी सुविधाएं हर किसी को क्यों नहीं मिल पाती। हम आपसे भी बैठ के ये सोचते हैं कि भाई किसी भी तरीके से हमें कोई सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है, लेकिन हम आप इस बारे में नहीं सोचते कि हमारे घर की आबादी में तो 12 लोग हैं। अगर हमारे घर की आबादी में 12 लोग हैं तो क्या इन 12 लोग योग्य हैं वो चीज पाने का? अगर घर घर में एक लोग होते, मेरे घर में एक ही लोग रहे होते, 2 ही लोग रहे होते, तो शायद वो मिल जाता सुविधा जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो पता चले वहां से चली, मैंने बताया 80 कोई योजना चलेगी तो पहले सीतापुर चली जाएगी तुरंत, क्योंकि वहां पे 80 ज्यादा है। फिर कोई एसटी का चला, बागपत चला गया। तो कोई भी योजना जहां चलती है उस जाति विशेष को देख करके कि भाई जहां पॉपुलेशन ज्यादा, पहले वहां योजनाओं को पहुंचा दो, उसके बाद फिर देखते हैं। जैसे अभी एक आता हमारे, कोई भी आता है, कोई सुविधा आती है, जैसे आवास की सुविधा आ गया, शौचालय की सुविधा आ गया, तो आप ये बात बार बार आप सरकार पे प्रत्यारोपित करते हैं जनरल वाले कि भाई सबसे पहले ये एससी को मिलता है, फिर एसटी को मिलता है, फिर ओबीसी मिलता है, फिर जनरल वाले मिलता है। तो क्यों इसलिए मिलता है? क्योंकि सामान्य रूप से देखा जाए तो सबसे ज्यादा आबादी तो एससी की हो जाती है, या कम भी है तो सबसे पिछड़ा उनको माना जाता है, तो पहले उनको मिल जाता है। अब एससी में भी सबको नहीं मिल पाता, क्यों? क्योंकि किसी घर की आबादी 20 लोग हैं, किसी की आबादी 10 है, किसी की 8 है, और सुविधा केवल 5 लोग को मिलने वाली है। तो सबको मिल सकता है क्या? तो इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण करना अति आवश्यक है। तो 1975 और 1977 में हमने क्या जबरदस्ती नसबंदी का स्टार्ट किए थे। 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आया। कौन आया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, जिसके अंतर्गत लोगों के स्वास्थ्य के ध्यान पे देने के साथ ही साथ जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। यानी आपके स्वास्थ्य पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और फिर भी आप जनसंख्या को नियंत्रित करिए, उसके लिए नीति अपनाया गया। कब? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आया था? 1983। अगले बार 1994 में आया आईसीपीडी कैरो,
प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकारों पर ध्यान देने की बात कही गई। उसके बाद 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई। कब आई? 2000 में। 2010 पे हमने TFR को नियंत्रित करने का प्रयास किया। कब? 2010। अब व्यक्तिगत के बजाय हमने पूरे भारत पर ध्यान देना शुरू किया कि टोटल फर्टिलिटी रेट अगर कम हो जाता है, चलो मान लो पूरे भारत के लोग तुम जागरूक कर नहीं सकते, सबको शिक्षित तो कर नहीं सकते, तो हमने ऐसे किया कि ठीक है जो लोग अशिक्षित हैं उनको रहने दीजिए, जो शिक्षित है कम से कम कुछ लोग तो जागरूक हो जाए, और जो जागरूक हो गए उनके पास 1 बच्चे पैदा हो, जिनके पास जो जागरूक नहीं है उनके पास 4 बच्चे पैदा हो। फिर भी कुछ तो पॉपुलेशन कम हुआ। अगर ये भी शिक्षित न रहे होते, ये भी 5 पैदा करते, तो भारत के टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा हो जाती, तो नुकसान रहना पड़ता। तो हमने 2010 पे किस पर ध्यान दिया? TFR पर। किस पर? TFR। जो हमने पीछे पढ़ा था TFR क्या होता है। 2015 पे स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया कि किसी तरीके की जनसंख्या कैसे कर दिया जाए? स्थिर, जितना न तो पैदा हो और न तो मरे, ऐसा नहीं। लेकिन ये माना जाता है कि भाई पैदा सिर्फ उतने हो जितने मर रहे हैं, कम से कम इससे जनसंख्या क्या रहेगी? नियंत्रण। लेकिन मैं फिर बोलूंगा बेटा, देखो जनसंख्या नियंत्रण वो अपनी सोच है। जैसे हम कितनी उम्र में शादी करेंगे ये हमारी अपनी सोच है। और हम ये होता है कि गांव में अब भी अशिक्षा है, लोग कहेंगे बस लड़की 18 साल हुई शादी करके हटा दो, लड़का 18 साल 21 साल को शादी कर दो। अगर 18 साल लड़की शादी करेगी तो 100% 20 साल में प्रेग्नेंट होना है, भाई बच्चे पैदा करना है 19-20 साल में। और 20 साल का बच्चा पैदा एक हो गया, उसके बाद फिर पता चला 22 साल पैदा हो गया। चूंकि बच्चा पैदा करने की क्षमता महिलाओं में 40 साल तक होती है। अगर 40 साल में सामान्य देखा जाए, उसकी उम्र 20 साल में शादी होती है, तो उसके बाद पूरा 20 साल पूरा उसके पास है बच्चा पैदा करने का समय। यानी मैं बोलता हूँ अगर 20 साल उसके पास समय है, अगर उसने 20 साल में 10 बच्चे पैदा भी किए तो भी फर्टिलिटी रेट बहुत चला गया। और अगर उसकी शादी 30 साल में होती है, 28 साल के बाद होती है, तो उसके पास मात्र कितना समय बचा है? 10 साल। तो 10 साल में क्या होगा? 10 साल बहुत बच्चा पैदा करेगा भाई। चूंकि अगर 30 साल की उम्र में शादी करे तो कहीं कहीं सेटलमेंट भी हो सकती है, तो जॉब भी देखेगी हो, तो जॉब देखने के बाद शादी करते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बहुत होगा 2 या 3 बच्चे पैदा करेंगे। अब इससे टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम आ गया। पहली चीज हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? जैसे जब हमारे मन में ये होगा कि चाहे महिला हो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों बराबर है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं होती हो, लड़कियां हो तो भी परिवार में वही है और लड़का है तो भी मेरे परिवार का हिस्सा है। जिस दिन भारत के लोग की ये मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, जिस दिन चाहे वो कोई भी वर्ग होता हो कि घर का वंश सिर्फ लड़के चलाते हैं, लड़कियां नहीं चला सकती, जिस दिन हो जाए, या जिस दिन बच्चियों को भी माँ बाप का नाम मिलना शुरू हो जाए, जिस दिन बच्चियों को माँ बाप का नाम मिलना शुरू हो जाए, उसी दिन के बाद अपने आप ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। और जब डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा तो क्या होता है, जिनके पास महिलाएं, जिनके पास सिर्फ बेटियां होती हैं, वो बेटी शादी करके अपने घर चली जाती हैं, तो वहां का ख्याल रखना शुरू, जैसे समाज बनता है, तब लोग लड़कों की चाह में जनसंख्या ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो इसको जनसंख्या स्थिरीकरण करने का हमने प्रयास किया 2015 में। कब? 2015 में। 2016 में क्या किया? मिशन परिवार विकास। क्या किया? मिशन परिवार विकास। इसके अंतर्गत हमने क्या किया? अब धीरे धीरे समाज में जागरूकता फैलाने का हमने पूरा प्रयास किया। मैंने फिर बताया जागरूकता किसकी चीज है? जागरूकता किसकी चीज है बेटा? ये हमारे आपकी अपनी किसी और की है? कोई सरकार कोई योजना चला दे, हम शिक्षा के लिए कितना भी कर दें, लेकिन ये तभी संभव जब आप शिक्षित हैं। मैं रोज तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब आप चाहेंगे तभी तो आप पढ़ पाएंगे। हमारे कहने से क्या मतलब होता है? जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक आप पढ़ तो सकते नहीं। और सबसे बड़ी जरूरी है संगति। जब आप बाहर निकलेंगे, देखेंगे नहीं समाज में क्या हो रहा है, तभी तक उसको जान पाएंगे आप। दूसरी चीज क्या होता है कि देखिए, अब हमने जिलों पर ध्यान दिया, करना चालू किया। कैसे? उत्तर प्रदेश से भारत के ऐसे सभी जिलों को इसमें शामिल किया गया 2016 में मिशन परिवार विकास के अंतर्गत, जो जिले में एक परिवार में 3 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। सिर्फ ऐसे परिवार को, जिले को देखा गया कि जिसमें एक जिले में एक परिवार में कितने बच्चों से 3, उनको अलग किया गया। और जिसको 3 से अधिक बच्चे हों, जिस जिले में ज्यादा, उनको अलग किया गया। मतलब अब अलग अलग करके जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर वर्तमान में क्या चल रहा है? स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही साथ हम जनसंख्या नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। आशाएं रखी गई हैं गांव गांव में। तो आशाएं क्यों रखी गई हैं? जब भी कोई औरत भाई प्रेग्नेंट होती है या फिर उनके बच्चा पैदा होने की स्थिति होता है, तो आशाएं के घर पहुंच जाती हैं। तो आशाएं सारी सुविधाएं आपको दे रही है ना, जो भी आपको जरूरत होती है सरकार की तरफ से प्रसूति का पूरा सुविधा दी जा रही है। लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि मैं तुम्हें जरूर आपको सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन
बच्चे की नियंत्रित करने की क्षमता रखिए, यानी एक बच्चे या 2 बच्चे से ज्यादा अन्य बच्चे मत बढ़ाइए। अभी देखिए भारत सरकार ने एक योजना चालू किया था जिसका बड़ा विरोध हुआ था, और शायद कुछ राज्यों ने इसको अप्लाई भी किया है कि जिसके जिन लोगों के शादी हो चुकी है और 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे हैं, जिनकी शादी नहीं हो चुकी है और भी नौकरी नहीं पाए हैं, अगर उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो सरकारी नौकरी कर भी नहीं सकते। और जिन लोगों के पास 2 बच्चे, जैसे शादी हो चुकी है लेकिन 2 बच्चों से ज्यादा, प्रमोशन नहीं पाएंगे। अग्निवीर जो भर्ती हुई है उसमें एकदम स्ट्रिक्टली नियम लगा दिया गया कि जब तक आप अग्निवीर की ट्रेनिंग पर रहेंगे शादी नहीं कर सकते। अगर इस दौरान आपने शादी किया तो आप पता चला आपकी नौकरी गई, आप अग्निवीर वाले में। अब इससे क्या फायदा होगा, एक जनसंख्या नियंत्रित करने का उपाय सबसे अच्छा ये भी है कि सरकारी नौकरी आपको मिलेगी ही नहीं। कब, अगर आप शादी कर लेंगे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी आपको। तो जो लोग ये कहते हैं गांव में कि नहीं तुम्हें शादी कर लो, फिर ऐसे होता है, तैयारी करते रहो शादी कर लो, तो उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखो भैया अगर चचा पापा दादा अगर हम शादी कर ले सरकारी नौकरी ना करो क्योंकि सरकार का रूल्स है, तो जनसंख्या नियंत्रित होगी नहीं होगी। लेकिन अब इसका विरोध इतना ज्यादा हो जाता है कि सरकार अपने आप बैग पीछे कर देती तुरंत, नहीं भाई हम नहीं कर सकते क्योंकि सरकार तो जनता से ही चलती है ना। तो अंधविश्वास हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, कहीं सरकारी नौकरी मिले चाहे ना मिले तो भी आप लेकर। और ये तो एक भारत में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आधा दादा दादियां, आधा विवाद इसलिए हो जाता है कि दादी मर जाएगी। घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी अंतिम इच्छा यही है कि हम उनका ब्याह देख लें बस। अब इसके चक्कर में आधा शादियां हो जाती हैं कि नहीं भैया दादा दादी खत्म हो जाएंगे, बुढ़ापा है, चले जा रहे हैं तो शादी कर दो। अब शादी जो कर रहा है उसका नुकसान हो रहा है, बाकी तो वो तो आज दिन कल जावे करेंगे। तो ये आपका हो गया भारत जनसंख्या नीतियों 1951, 56, 65, 76, 75, 77, 83, 94, 2000, 2010, 2015, 2016 और वर्तमान। ये हमारे हो गई पूरी पूरी थ्योरी। ठीक, अब हम इधर चलते हैं आंकड़ों के पास। भारत की जनसंख्या, जनगणना का इतिहास क्या रहा है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले जनगणना की बात करें, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आपको है, आंकड़े हैं जिनको आपको रटना है, और सामान्य सी बात है कि आप बहुत आसानी से रख लेंगे, कोई चीज बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनगणना का इतिहास देखा जाए, हिसाब में कोई क्वेश्चन नहीं है। प्राचीन काल में जनगणना का प्रयोग सबसे पहले रोमन साम्राज्य में हुआ था, कैथेड्रल सर्वे के माध्यम से हुआ था। किस माध्यम से? कैथेड्रल सर्वे हुआ था। मुगल काल में देखा जाए तो अबुल फजल ने इसकी शुरुआत कराई थी, उसने अपनी किताब लिखी आईने अकबरी, उसमें उन्होंने इस चीज का वर्णन किया हुआ है कि जनगणना मेरे यहाँ कराई गई थी। अच्छा, जनगणना कराना जरूरी क्यों है? जनगणना कराना सबसे पहले जरूरी इसलिए है कि यदि सरकार की कोई योजना होगी और हमारे पास उसके आंकड़े रहेंगे तभी हम कोई योजना का क्रियान्वयन कर सकते हैं। आप एक छोटा सा बात समझिए, अगर आपके घर कोई फंक्शन वगैरह होता हो तो पहले आप सारे आइटम मंगाते हैं कि पहले आप काउंट करते हैं कितने लोग आएंगे? आप समझ लीजिए, एक छोटा सा प्रोग्राम है, बर्थडे पार्टी है, रहवी है, शादी है, घर मेहमान आने वाले हैं, तो भी आप खाना पहले बनाने से पहले पूछते हैं कितने लोग आएंगे। तो जब आपने जान लिया कितने लोग आएंगे, 4 लोग हैं तो खाना 4 लोग बन सकता है। हो सकता हो कि अगर 5 लोग भी आ जाएं तो गांव की व्यवस्था ऐसी होती है कि 5 का एडजस्टमेंट हो जाए। लेकिन कहे 5 और आए 25 हैं, शादी तो ऐसा हो जाता है ना, बाराती कहते हैं 100 आते हैं 400, तब क्या स्थिति उत्पन्न होती है? पता चला किसी को रसगुल्ला नहीं मिला, किसी को पनीर नहीं मिला, किसी को खाना नहीं मिला, किसी को पानी नहीं मिला, मार हो गया। होता नहीं होता? क्यों? क्योंकि अगर आपने पॉपुलेशन को पहले से ही जान लिया है तब आप कोई भी योजना, कोई भी स्कीम हो चलाएंगे तो सफल होंगे। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप सिलेबस मतलब पॉपुलेशन, सिलेबस आपने पढ़ लिया कि सिलेबस में क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है, तब आप एग्जाम बीट कर लोगे। अगर उससे इतर 1-2 क्वेश्चन आएगा तो भी चलेगा, 1-2 क्वेश्चन, लेकिन आपने सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, बस ऐसे ही चल दिए हैं, बस कि हाँ पढ़े पूरा है, क्या सिलेबस मुझे पता नहीं, हिंदी था भी नहीं, हिंदी फिर भी पढ़ गए हैं, तो क्या सिलेक्शन होगा आपका? तो इसलिए सबसे पहले जरूरी होता है कि किसी क्षेत्र का पूरा जनसंख्या आकलन कर लेना, उसी अनुसार कोई योजनाएं चलाई जा सकती है। अभी पीसीएस में किसी क्वेश्चन पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से किसी योजना का असफल होने के प्रमुख कारणों में से क्या है? एक कारण ये भी होता है कि जनगणना का न होना। जब जनगणना नहीं होती है, जैसे इस समय जितनी योजनाएं चल रही हैं सब योजनाएं फ्लॉप हो जाती हैं। रीजन क्या है कि 2011 के बाद हमारे यहाँ कोई जनगणना हुआ नहीं है, तो हम जो भी योजनाएं चला रहे हैं किस जनसंख्या हिसाब चला रहे हैं? 2011 के अनुसार।
तो पता चला कि 2011 में 121 करोड़ था, इसमें 142 करीब करीब पहुंच रहे हैं। तो जो 21 करोड़ एक्स्ट्रा ये लोग बढ़े हैं, क्या ये उस योजना के अंतर्गत नहीं आते? क्या आते हैं, लेकिन सरकार के हिसाब से ये लोग भारत में है ही नहीं है, क्योंकि सरकार क्या मानती है 2011 के बाद कोई जनसंख्या बढ़ी नहीं, और हम रिकॉर्ड रखेंगे कब? जब हम अगली जनगणना 2027 में डिक्लेयर हुआ है, 27 में करवाएंगे जनगणना, तब हम उसको मानते हैं। तो किसी भी योजना को चलाने में सबसे पहले जरूरी क्या है? जनगणना का होना। तो चूंकि अकबर बहुत सारी बांटता था, राशन वगैरह सब कुछ सुविधा देता था, इसके लिए उसने सबसे पहले आईन अकबरी में इसका वर्णन किया हुआ अबुल फजल है। आधुनिक पद्धति से जो शुरुआत हुआ है जनगणना, वो सबसे पहले 1749 में स्वीडन में हुआ था। क्या हुआ था? स्वीडन। कब? 1749। उसके बाद 10वीं जनगणना की शुरुआत, देखिए अगर पूछे आधुनिक पद्धति तो 1749 स्वीडन, और पूछे 10 की पद्धति तो सबसे पहले अमेरिका ने शुरू किया था। किसने किया था? अमेरिका। 1790 ईस्वी में। ब्रिटेन ने कब शुरुआत किया? 1801 ईस्वी में, जो कि अमेरिका से नकल करके तब ब्रिटेन ने शुरुआत करा अपने यहाँ 1801 में। भारत में क्या हुआ? भारत में सबसे पहले इंग्लैंड की जनगणना से प्रेरित होकर के एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, जो वही व्यक्ति है जिसने अशोक का अभिलेख पढ़ा था, याद है ना? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जब है अमेरिका का था, वो भारत आया तो उसने भी देखा कि भारत में शासन कर ही रहे हम, तो यहाँ पे शासन करने के लिए योजनाओं को चलाना जरूरी होता है, या फिर इनसे टैक्स वसूलना होता है। भाई टैक्स भी वसूलना जरूरी था उस समय, तो टैक्स भी वसूलें कब? कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन पता होगा तभी तो, कि हमारे यहाँ कितना इनकम आए, जिससे मुझे पता मेरा कितने बच्चे पढ़ते हैं, तभी तो मैं फीस जोड़ पाऊंगा, मेरा कितना पैसा आएगा, तो इनको टैक्स वसूलना था, इसलिए उन्होंने पॉपुलेशन करवा रखी थी। तो उन्होंने सबसे पहले 1824 ईस्वी में इलाहाबाद का, 1827-28 में बनारस की जनगणना कराई थी, तो प्लेस का 1824 में कहाँ कराई थी? इलाहाबाद। और 27-28 में बनारस जनगणना करा दिया था। इसके बाद ये जनगणना अधूरी थी, अधूरी जनगणना थी। 1830 ईस्वी में हेनरी वाल्टन ने पहली बार भारत में किसी स्थान का पूर्ण जनगणना कराया था। हेनरी वाल्टन ने 1830 में कौन स्थान था? ढाका। कौन भैया? ढाका। बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, ढाका पे कराया था। अब उसके बाद जो जनगणना शुरुआत होती है, एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। सबसे पहले अनियमित जनगणना लॉर्ड मेयो ने कराया था। किसने भैया? लॉर्ड मेयो 1872 ईस्वी। कब भैया? 1872। जब भी कोई शुरुआत होती है तो कहते कोई काम करते में करना शुरू कर देते हैं। में मतलब शुरुआत कर रहा है, तो में मतलब क्या हो गया? मेयो। क्या भैया? मेयो। और जब एक्सपर्ट हो जाएगा, जब किसी कोई काम करवाना होता है में कहते हैं ना, गांव भाषा में कहते हैं में करते हैं काम करवाए बटे, और जब काम हो जाए तब रे बतियाएंगे। क्या करेंगे? रे से रिपन, रे से रिपन। ये रेगुलर कौन करवाएगा? रिपन परफेक्ट हो चुका है। और में कौन कर रहा है? मेयो। 1872 में मेयो आ गया, और रिपन रे वो काम हो चुका है, रिपन कराएगा 1881 में। कौन भैया? 81। अब जब भी कोई जनगणना होता है उसके लिए जनगणना आयुक्त बनाया जाता है। कौन बनाया जाता है? जनगणना आयुक्त। तो जनगणना आयुक्त पहले थे डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन। कौन थे? डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 हुई थी। तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो ने कराया था। अनियमित रूप से, नियमित रूप से लॉर्ड रिपन ने कराया था। कब कराया था? 1881 में। ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन उस समय उसके क्या थे? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में उसमें हुआ था। उस समय आयुक्त कौन थे? कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। M एड्स एवं गोपाला स्वामी, एड्स और गोपाला स्वामी इकट्ठे 1951। वर्तमान की जनगणना जो हो रही है ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद हर 10 वर्ष बाद जनगणना शुरू हुआ। 1881 के बाद 91 के बाद 1901, ऐसे स्टार्ट होना चालू हो गया था, कंटिन्यू हो रहा था। तो जो अब की जनगणना हुई थी 2011 में, वो हुआ था स्वतंत्र भारत। वर्तमान जनगणना जो थी कुल 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। भैया 7वीं। फिर यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक फंसेगा आपका। देखिए ये जनगणना कराता कौन है? गृह मंत्रालय कराता है। कौन कराता है? गृह मंत्रालय। इसके लिए मुख्य रूप से करते कौन है? संविधान की 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। ये किस सूची का विषय है? संघ सूची का। किसका? यानी जनगणना कौन करा? केंद्र राज्य करवाइए जनगणना। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 246 इसका संबंध है। किस संबंध है? 246।
स्वतंत्रता के बाद पहला जनसंख्या अधिनियम बना था 1948 में। कब बना था? 1948 में। 1961 ईस्वी में इसको जनगणना के महत्व को देखते हुए इस गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक नया विभाग बना दिया गया जिसका नाम था जनगणना विभाग। क्या नाम था? जनगणना विभाग। कब? 1961 में। और इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयोग। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जनगणना कौन कराता है? महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयोग। ध्यान से सुनना, अभी बच्चे गड़बड़ होते हैं। 2011 थे एसी चंद्रमौली। कौन थे? एसी चंद्रमौली। 2022 में थी फिर श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। तो क्वेश्चन में आता है जो मृत्युंजय जी 2022 में जनगणना हुआ ही नहीं तो आखिर इनको ये कैसे आ गए? बात ये थी चंदा बाबू कि देखिए काम हो चाहे ना हो लेकिन टीम तो बनेगी ही बनेगी। 2021 में जनगणना होना था। कब होना था? 2021 में। लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना हो नहीं पाया था, लेकिन टीम गठित कर दी गई थी। जनगणना आयुक्त किसको डिक्लेयर कर दिया गया था? श्री मृत्युंजय कुमार को। अब जो 2027 जनगणना होगी भी उसके भी आयुक्त कौन रहेंगे? यही रहेंगे। कौन? मृत्युंजय कुमार। समझ गए मेरी बात को? भले बनी थी 2021-22 में लेकिन टीम यही रही। ठीक, उसके बाद जनसंख्या कब घटी है कब बढ़ी है? 1911 से 21 एकमात्र ऐसी जनसंख्या थी जब जनसंख्या क्या हुई थी? घटी थी। बाकी हमेशा जनसंख्या बढ़ी। इसलिए 1921 को महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। क्या कहता है? महाविभाजक वर्ष। क्योंकि जनसंख्या अकाल की वजह से तेजी के साथ क्या हो गई थी? घट गई थी। इसलिए इसे क्या कहा गया? महाविभाजक वर्ष। 1961-67 में सबसे तेजी के साथ बढ़ी हुई है। कब? 21 से 67 में। देखिए आजादी के बाद सीधा जनसंख्या बढ़ी 1961 से लेकर 1971 के बीच। सॉरी 1961 से लेकर 71 तो सबसे ज्यादा वृद्धि 24.8%। कितना बढ़ा? 24.8%। अगर देखिए दो क्वेश्चन पूछेगा, अगर प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा कब हुई है तो 1961 से 1971। प्रतिशत में वृद्धि 1961 से 71। लेकिन अगर पूछे संख्या में वृद्धि कब सबसे ज्यादा हुई है? दोनों क्वेश्चन अंतर है। प्रतिशत वृद्धि 1961 से 71, लेकिन संख्या वृद्धि हुई 1991 से 2001 में। संख्या वृद्धि सबसे ज्यादा हुआ, जबकि प्रतिशत में कब हुआ था? 1961 से 71। और संख्या में 1991 से 2001। देखिए अभी ये पूछा था आपका सीजीएल में कि भारत की आजादी के बाद वर्तमान जनसंख्या लगभग कितना गुना बढ़ा हुआ है। 18+2 का क्वेश्चन आता था तो सब बच्चे 2011 बढ़ गए हैं 121। अब 1951 तक किसी को पता था नहीं, लेकिन कुछ लोग गेस करके मान लेंगे जो भी याद रहा होगा। 1951 में जनसंख्या थी 36 करोड़ करीब। कितना था? 36 करोड़। और इस समय कितना है? 121। लगभग कई गुना बढ़ा है? 3.5 गुना। कितना गुना? 3.5। तो कितना गुना बढ़ा है उस समय जनसंख्या से? 3.5 गुना। कंफर्म। अब हम पढ़ते हैं 2011 की जनगणना के आंकड़े। इतनी बात सुनना गया? आगे बढ़े। अब आंकड़ा देखिएगा। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। कितना? 121 करोड़ है जनसंख्या वर्तमान में। वृद्धि दर कितना? वार्षिक वृद्धि दर होता है 10 की वृद्धि दर होता है। 10 की वृद्धि दर मतलब पूरे 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई? 10 की वृद्धि दर हमारा है 17.7%। कितना है? 17.7%। यानी 10 साल में 17 बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं? 17। 100 में 17 है। 100 में 17 है। 121 में गुणा कर तो 121 गुणे 17। ठीक है, तो 17.7 तो बड़े प्रतिशत वृद्धि हुई। वार्षिक देखा जाए 1.66। कितना है? 1.66। जनसंख्या वृद्धि दर वाले सबसे ज्यादा किस किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो दादरा नगर हवेली में सबसे ज्यादा हुआ है। दूसरे स्थान पे दमन द्वीप पे है। तीसरे स्थान में पुडुचेरी है। चौथे स्थान मेघालय है। पांचवें स्थान अरुणाचल प्रदेश है। यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई? दादरा नगर हवेली में। और राज्य में देखा जाए तो मेघालय में। कहाँ हुई है? मेघालय में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई स्टेट में। सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है? नागालैंड में। कहाँ बेटा? नागालैंड। ये ऐसा प्लेस था जहां जनसंख्या नकारात्मक आ गई, बढ़ने की वजह से जनसंख्या हो गई घट गई। तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां पर जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी? कौन सी थी? नागालैंड। कौन भैया? नागालैंड। और उसके बाद केरल, उसके बाद लक्षद्वीप।
उसके कुल देखा जाए तो जनसंख्या 123 करोड़ हो गया। पुरुष इसमें 51% है, महिला इसमें 49% है, करीब करीब बता रहा हूँ। पुरुष कितना है 51%, महिला 49%, महिला कितना 50%, मतलब 100 होता ही है ना। तो अगर 51% पुरुष होगा तो महिला कितनी बची 49%, तो लगभग 2% महिलाएं कम है। ठीक है, तो 0 से 6 आयु वाली जनसंख्या कितनी है 13.6%। कितना डा 13.6, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा बड़ा। 13.6% 0 से 6 वर्ष आयु वाले हैं। ग्रामीण जनसंख्या 68% है, लगभग 69% करीब है। कितना है 69%। और नगरीय जनसंख्या 69 घटा दो यानी 31%। कितना 31%। ग्रामीण ज्यादा है भारत में, शहरी ग्रामीण। और सबसे ज्यादा ग्रामीण है कहाँ उत्तर प्रदेश में। कहाँ भैया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण जनसंख्या 69%, नगरीय जनसंख्या 31%। उसके बाद साक्षरता कितनी है भारत की, एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण। साक्षरता कैसे बताएं, 7 वर्ष के बाद और पहले वाले बाद वाले, 7 वर्ष से बाद वाले इनको लिखना पढ़ना आता। तो साक्षरता दर हमारे भारत की 74% है। कितना है 74%। पुरुष बहुत पढ़ रहे हैं, 82% पढ़ रहे हैं। महिलाएं कम पढ़ रही हैं, मात्र 65% महिलाएं पढ़ रही हैं। अब भी 25% महिलाएं 35% महिलाएं पढ़ लिख नहीं। अब भी 35% महिलाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े। हाँ, पुरुषों कमजोर नहीं, 18% पुरुष अब भी नहीं पढ़ रहे हैं। 82% पुरुष पढ़ रहे हैं। कितने परसेंट 82%, बहुत पढ़ रहे हैं बेचारे। और जनघनत्व देखा जाए 382 है। कितना है 382, मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर में भारत में कितने लोग रह रहे हैं 382। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि 2001 से कितनी वृद्धि हुई। 2001 से, तो 2001 में थे 325। कितने थे 325। अब कितने हो गए 382, लगभग कितने बढ़े हैं 57। लिंगानुपात भारत का कितना है 943। कितना है 943, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं 943। कितने मिनट 943। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां महिलाएं ज्यादा हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पुरुष ज्यादा हैं। सबसे कम लिंगानुपात अगर आप पाएंगे तो हरियाणा में पाएंगे। कहाँ पाएंगे हरियाणा में। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है हरियाणा का। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है केरल का। किसका है केरल का। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। ठीक है, 1951 से तुलना करें आजादी के बाद। इसका एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया आपको हम। ठीक, अलग से लिखे 1951 से 2011 में तुलना करें क्या क्या हुआ था। उस समय जनसंख्या थी 36 करोड़, आज 121 करोड़ है, लगभग 3.5 गुना बढ़ा है। कितना बढ़ा है 3.5 गुना। साक्षरता उस समय थी मात्र 18%। कितना थी 18। आज कितना है 74%, लगभग कितना गुना बढ़ा है 4 गुना। अच्छा 72, लगभग 4 गुना बढ़ा है। जनघनत्व उस समय 117 था और आज कितना है 382। कितना है 382, लगभग 3 गुना बढ़ा है। कितना गुना बढ़ा है 3 गुना। लिंगानुपात 946 था उस समय और आज कितना हो गया 943। तो घटक बढ़ा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है ना, तो जनघनत्व तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो कितना आया 3 घट गया। कितना घट गया 3। कंफर्म हो गया। अच्छा, उसके बाद देखा गया 2001 से 2011 में लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि हुई है 1 से 11 तक। शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य कौन है केरल। कौन भैया 1084 वहां पे है, यानी 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं बहुत है वहां पे। अब तमिलनाडु में भी उसके बाद है 996, आंध्र प्रदेश में 993। केवल केरल इकलौता ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। कहां पे केरल। और हरियाणा में सबसे कम है, हरियाणा सबसे कम है 879 है। किसमें हरियाणा में। उसके केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात पुदुचेरी का है। कहाँ किसका है पुदुचेरी का। और सबसे कम है दमन और दीव। सबसे ज्यादा किसका है पुदुचेरी का, सबसे कम किसका है दमन और दीव। अच्छा, जिला भी पूछता है तो जिला पूछने लगा है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है माहे। कौन भैया माहे, वहां पड़ता है पुदुचेरी में। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले का है माहे का। और सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है दमन का। किसका दमन का। कंफर्म हो गया। देखो पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे ज्यादा था भी बेटा। ठीक है, तो वहाँ जिला है जिसका नाम क्या है माहे। वहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है पुरुषों में, और लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। और न्यूनतम लिंगानुपात किसका है दमन का। देखिए उसके बाद अगला होता है सबसे ज्यादा शिक्षित लोग कहाँ पे हैं
केरल। कहाँ बेटा? केरल। देखो तो सर्व शिक्षित कहाँ है? केरल। सबसे कम शिक्षित कहाँ है? बिहार। तो भैया बिहार। सबसे कम शिक्षित है। यहाँ पे स्त्री भी सबसे कम शिक्षित है और पुरुष सबसे ज्यादा कम शिक्षित है। फिर भी इस समय देखेंगे बिहार में बहुत आईएएस बन रहे हैं। आईएएस चले जाइए, उसके बाद क्या नाम है कि रेलवे डिपार्टमेंट चले जाइए, बैंक में चले जाइए, कुल आपको बिहार वाले मिलेंगे। उत्तर प्रदेश देखिए पिछड़ रहा है। कुछ दिनों बाद देखेंगे, अब जिस साल से नौकरियां मिलना शुरू बिहार का, हो सकता है प्रोग्रेस में भी कर जाए आगे तो कर। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा शिक्षित जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा शिक्षित जिला ये मिजोरम का जिला है सरचिप। क्या नाम है? सरचिप। मेघालय का जिला है सरचिप। और याद कैसे करेंगे? देखो चिप होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। चिप सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो जिला भी सबसे ज्यादा शिक्षित कौन है? सरचिप। अच्छा सबसे कम जिला शिक्षित कौन है? ये तो कई बार बोल चुका है। सबसे कम शिक्षित जिला अलीराजपुर। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश का अलीराजपुर सबसे कम शिक्षित है। और मिजोरम का सरचिप सबसे ज्यादा शिक्षित है। मिजोरम का सरचिप सबसे ज्यादा शिक्षित है। और कौन सबसे कम शिक्षित है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का है? बिहार का। किसका? बिहार का। और सबसे कम जनघनत्व किसका है? अंडमान निकोबार। किसका? अंडमान निकोबार। केंद्र शासित प्रदेशों में। वैसे राज्यों में देखा जाए अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया? अगला था अनुसूचित जातियां सबसे ज्यादा किस राज्य में? एससी। एससी सबसे ज्यादा यूपी में है और सबसे कम मिजोरम में है। सबसे ज्यादा एससी कहाँ है? यूपी में। सबसे कम मिजोरम में। मिजोरम में। और सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। कहाँ बड़ा? मध्य प्रदेश। एससी कहाँ ज्यादा है? उत्तर प्रदेश। एसटी मध्य प्रदेश। कुछ ऐसे है जहाँ एससी है ही नहीं है। एससी कहाँ कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में। ये 4 राज्यों में कोई भी एससी नहीं है। कहाँ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और लक्षद्वीप। ठीक है, इनमें कोई भी एससी नहीं है। और एसटी कहाँ नहीं है? पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब। यहाँ कोई एसटी नहीं। कहाँ कहाँ? पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। यहाँ कोई एसटी नहीं है। और एससी कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और लक्षद्वीप। ठीक। लिंगानुपात देखा जाए, सॉरी लिंगानुपात उसके बाद धर्म आधारित देखा जाए। धर्म आधारित सबसे ज्यादा कौन सा धर्म वाले हैं? सबसे ज्यादा हिंदू हैं, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद ईसाई। पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन। लेकिन शिक्षा में देखा जाए, शिक्षा में ज्यादा कौन है? जैन। हम लोग चौथे स्थान, हिंदू वाले चौथे स्थान पे हैं शिक्षा में। जनसंख्या किससे ज्यादा है? हिंदू की। शिक्षा में किस स्थान पे हिंदू है? चौथे स्थान पे। साक्षरता में देखा जाए जैन, ईसाई, बौद्ध, सिख, हिंदू, फिर मुस्लिम। सब ज्यादा हिंदू किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में प्रतिशतता में। और जनसंख्या से ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ बेटा? उत्तर और यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या से ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा है? हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम कहाँ है? मिजोरम। कहाँ भैया? मिजोरम। अच्छा सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक शहरी कहाँ है? दिल्ली में। न्यूनतम शहरी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ भैया? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी अच्छा होगा। अच्छा इस बार जो जनगणना हुआ था उसका थीम क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सॉरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है? सिक्किम का। किस राज्य? सिक्किम। जनसंख्या किस राज्य की है? सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश। सिक्किम। अब यहाँ से देखते बेटा उत्तर प्रदेश और भारत का आंकड़ा 700। ठीक। कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश कितनी है? 1998 1 2 3 4 1। कितना है? 1998 1 2 3 4 1। भारत की 121। भारत कितनी है? 121। 10 की वृद्धि उत्तर प्रदेश की है 20.23। कितना है? 20.23। और भारत की 17.7। भारत से भी आगे है। भारत में 17.7 और उत्तर प्रदेश की 20.23। जनघनत्व तो देखा जाए अब उत्तर प्रदेश कम हो जाएगा अपने आप में 829। कितना है? 829। और भारत की कितनी है? 382। 382।
लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 912 कितना है 912 भारत का 943 भारत का ज्यादा है उत्तर प्रदेश का कम है उत्तर प्रदेश कितना है 912 और भारत का 943 शिशु लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का 902 और भारत का 919 साक्षरता उत्तर प्रदेश में 67 और उसमें 72 ठीक है 73 और पुरुष देखा जाए तो 75 इधर 82 उधर 75 उत्तर प्रदेश का और 82 किसका और महिला में 55% महिलाएं शिक्षित हैं और 65% कौन है महिलाएं। कार्यशील जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। कार्यशील जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में 32.9% यानी 33%। कितना 33% और भारत की 40%। कितना परसेंट 40% कार्यशील जनसंख्या है और 60% अकार्यशील। तो भारत विकास करेगा क्या। उत्तर प्रदेश देख लीजिए उत्तर प्रदेश मात्र 33% है 33%। बाकी 67% बैठ खा रहे हैं सरकार पर डिपेंड है परिवार पर डिपेंड है 33% कमाने वाली है। तो उत्तर प्रदेश कैसे विकास कर पाएगा जी कार्यशील जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए। अगला आता है उत्तर प्रदेश बारे में बताया सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है प्रयागराज। कौन भैया न्यूनतम महोबा। कौन भैया महोबा। सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर। कौन भैया गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम श्रावस्ती। न्यूनतम श्रावस्ती। देखिए उसके बाद सर्वाधिक 80 कहाँ है सीतापुर। कहाँ बेटा सीतापुर। और न्यूनतम 80 कहाँ है बागपत। कहाँ बेटा बागपत में। सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है गाजियाबाद। कहाँ भैया गाजियाबाद। और सबसे कम कहाँ पे है ललितपुर। कहाँ पे है ललितपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है जौनपुर का। इसी में हम लोग 1024 जौनपुर सर्वाधिक लिंगानुपात में ज्यादा है और न्यूनतम लिंगानुपात किसका है गौतम बुद्ध नगर का। किसका गौतम बुद्ध नगर का। सर्वाधिक एसटी कहाँ रहते हैं सोनभद्र। ध्यान से मेरी बात समझो एससी सीतापुर एसटी लेकिन एससी एसटी दोनों कम कहाँ पे हैं बागपत में। कहाँ बेटा सबसे गंदी बस्ती मरीन बस्ती कौन सी है मेरठ। कितना मेरठ। अंतिम पॉइंट आता है स्मार्ट सिटी मिशन उत्तर प्रदेश में शुरुआत करवाया गया था इन क्षेत्रों के विकास के लिए जिसमें लखनऊ कानपुर आगरा वाराणसी प्रयागराज अलीगढ़ झांसी बरेली सहारनपुर और मुरादाबाद। ठीक इस तरह से आपकी पूरी जनसंख्या समाप्त हुई जिसके अंतर्गत आपने क्या क्या पढ़ा फिर जान लीजिए। जनसंख्या संबंधित प्रमुख शब्दावलियां उत्तर भारत की जनगणना तर्क से संबंधित प्रमुख तथ्य और उत्तर प्रदेश की जनगणना तर्क से संबंधित प्रमुख तथ्य। सबको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं किसी में भैया कंफर्म।